नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक भर्ती परीक्षा जो 2023 की है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो चर्चा के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अंदर जो पद हैं टोटल 2730 पदों पर ये भर्ती होनी है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 2415 पद हैं और टीएसपी के 315 पद हैं। तो अगर पदों की दृष्टि से देखा जाए तो एक ये अच्छी भर्ती है और कंपटीशन भी इसमें कम रहने वाला है, जिसकी वजह से जिन्होंने सूचना सहायक से भर्ती से संबंधित जो योग्यताएँ प्राप्त अर्जित जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरी भर्ती है। इस परीक्षा के माध्यम से जो अच्छी तैयारी करेंगे उनका 100% सिलेक्शन और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तुलना में आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बिंदु बना रखे हैं, उन बिंदुओं के अनुसार हम चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारा जो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट से संबंधित जो संपूर्ण एनालिसिस या विश्लेषण है जो परीक्षा से संबंधित, वो पूर्ण इसमें वीडियो में कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो बिंदु है चर्चा के वो कुछ इस प्रकार से है कि हम सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा के पैटर्न पर, कि परीक्षा का पैटर्न कैसे रहने वाला है, कौन सा पेपर होगा, किस प्रकार से होगा, कितने नंबरों का होगा और किस तरह से उसको हम अच्छे से कर सकते हैं, उस बारे में हम परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस को किस तरह से पढ़ना है और किस किस तरीके से आप इसको आसानी से पढ़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद पूर्व परीक्षा पेपर, जो प्रीवियस ईयर का जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का पेपर है, वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल उसमें आए हुए हैं और किस तरह के सवाल आगे आ सकते हैं, कैसी संभावनाएँ बन सकती हैं। उन्हीं के आधार पर हम एक बार पूरा पेपर आपको दिखाएँगे और आप भी उसको अच्छे से देखना और उसको दिमाग में रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा की तैयारी, कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ाई करनी है। सबसे जो चुनिंदा सवाल है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है, वो यही है कि परीक्षा की तैयारी। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न पे, कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। जो पहला हमारा बिंदु है, वो है परीक्षा का पैटर्न। चलो तो हम बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न पर। सबसे प्रथम बिंदु पर हम आ गए हैं परीक्षा के पैटर्न पे। परीक्षा का पैटर्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम जो स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि जो ये 19 नंबर जो पॉइंट है अपनी जो विज्ञप्ति का, 19 नंबर पॉइंट जो है वो सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्न अनुसार होगी। परीक्षा 2 भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग फर्स्ट में अहिर्त होते हैं परीक्षा के भाग सेकंड में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा के भाग फर्स्ट के लिए अनुज्ञात अंक और समय तथा परीक्षा भाग के भाग सेकंड के लिए अनुज्ञात समय और निम्नानुसार है। इसका कहने का जो सिंपल शब्दों में तात्पर्य जो है वो इस प्रकार से है कि दो परीक्षाएं होंगी आपकी, एक पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा। जो पहली परीक्षा को मतलब योग्यता अर्जित करेंगे या उत्तीर्ण होंगे, वही दूसरी परीक्षा में बैठेंगे। जो पहली परीक्षा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। 100 नंबर का पेपर होगा, अधिकतम 3 घंटे का समय रहेगा। और ये हमारी जो पहली परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मतलब विकल्प जो आते हैं वो विकल्प प्रदान प्रश्न होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से आपको एक सही उत्तर को ओएमआर शीट में भरना होता है। इस प्रकार से आपकी लिखित परीक्षा होगी। दूसरा भाग जो है वह है अर्हता टंकण गति परीक्षा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। सिंपल शब्दों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा और 15-15 मिनट का आपके पास समय रहेगा। तो ये एक सिर्फ आपको क्वालिफाइंग जो होगा, जो टाइपिंग जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट लिखित परीक्षा पास करोगे तो ही आपके लिए सेकंड परीक्षा के ऑप्शन ऑन होंगे, वरना आप वहीं पे ही बाहर हो जाओगे। इसलिए सबसे ज़रूरी अपने जो है वो है रिटन टेस्ट जिसको बोलते हैं, मतलब लिखित परीक्षा। लिखित यहाँ नाम है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा आपका क्वेश्चन पेपर, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको उसमें आप जितना अच्छा स्कोर करोगे वही आपके लास्ट में जाकर मेरिट बनाएंगे। वो देखो आप लिखा हुआ है इसमें, अर्हता टंकण गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी टाइपिंग टेस्ट में आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। योग्यता सूची परीक्षा के भाग फर्स्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। योग्यता जो सूची है, जो मेरिट लिस्ट है या फाइनल मेरिट या फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जो है, वो केवल आपको यानी भाग फर्स्ट यानी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव जो आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसके आधार पर ही किया जाएगा। लेकिन केवल वे अभ्यर्थी जो टंकण गति परीक्षणों में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में सम्मिलित। इसलिए लेकिन आपको जो ये टाइपिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई तो आपको करना ही पड़ेगा, नंबर उसके नहीं जुड़ेंगे लेकिन क्वालिफाई आपको वो करना पड़ेगा। अब उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट की, भी टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से आपका रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं आपके जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के टाइपिंग का जो मॉक टेस्ट के लिए जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने डायरेक्शन दिए थे, वो कुछ इस प्रकार से 2018 का है। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन। इसमें सिंपली कुछ
प्रैक्टिस सेट की जिप वगैरह डाउनलोड करने की बात कर रखी है। मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूँ, इतना ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके लिए पहले मेन जो होगी परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद अगर आप परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद इस टाइपिंग टेस्ट की बात की, जो बहुत ही आसान होता है, सरल होता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिंपली शब्दों में समझा देता हूँ कि इसमें क्या कुछ इस प्रकार से रहने वाला है पैटर्न। कि ये देखिए यहीं कहीं पे आपके लिखा हुआ है, ये देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आपको सिर्फ 20 सही शब्द प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको वहाँ पर टाइप करने हैं। यानी ये परीक्षा के बाद की बात है, अभी आपको सिर्फ अपनी जानकारी के अंदर रखना है कि भाई हाँ इस प्रकार से ये टाइपिंग टेस्ट अपना होगा, और ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप परीक्षा के बाद में इसके बारे में और पता कर सकते हैं। तो 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट में 20 सही शब्द आप आराम से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जितना स्लो करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5-5 मिनट का अंतराल, 5 मिनट का अंतराल रहेगा हिंदी और अंग्रेजी के जो परीक्षण होंगे ना, टेस्ट होंगे उसके अंदर। मतलब 15 मिनट का ये होगा, उसके बाद 5 मिनट का बीच में समय दिया जाएगा, फिर अंग्रेजी का स्टार्ट होगा, या अंग्रेजी का पहले स्टार्ट होता है तो फिर हिंदी का 5 मिनट बाद में। इस प्रकार से ये आपका रहेगा, और 20 शब्द सही शब्द आप आराम से कर सकते हो। एक एक शब्द एक एक उंगली से अगर दबाओगे तो भी हो जाएगा, इसलिए इसका तो कोई टेंशन लेना नहीं है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसके नंबर ना तो जुड़ेंगे ना कुछ और होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है, वो आप आराम से कर सकते हो। तो ये हो गई टाइपिंग टेस्ट की बात। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से बता रखा है। जैसे ये अपना पैराग्राफ दे रखा है, देखो इस प्रकार से पैराग्राफ सामने आएगा और नीचे अपने को टाइप करना होता है, तो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग टेस्ट के लिए जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद टाइपिंग के लिए भी मैं अपना वीडियो लेकर जिससे कि आपको टाइपिंग ट्यूटर किस प्रकार से आपको कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से आपको टाइपिंग सीखनी है, सारी जानकारी इसी वीडियो पे मैं दे दूंगा आपको। अब देखिए ये इस प्रकार से आपका मॉक टेस्ट था, और इसी तरीके से वो मेन एग्ज़ाम होता है मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने जो जारी किया था। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट बिंदु के। जो अपना पहला बिंदु था कि भाई परीक्षा का जो पैटर्न क्या रहने वाला है, वो अपना पूर्ण हो चुका है। जो फर्स्ट टॉप बिंदु था वो कंप्लीट हो गया कि भाई 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक तो अपना ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जो जिस प्रकार से सभी एक भर्तियों में होता है उसी प्रकार से बहुविकल्पनात्मक MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं को अपने को OMR शीट में करके ये एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर का होगा, और इसके अंदर जो रहेगा वो सब्जेक्ट अपना भी पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेंगे। ये स्कीम रहने में 3 घंटे का समय होगा अपने पास, समय खूब रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा जो है वो टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके अंदर उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। अगर क्वालिफाई करेंगे तो ही फाइनल मेरिट में अपने को जगह मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। क्वालिफाई करना तो मस्ट है, ठीक है। ये था अपने परीक्षा का जो पैटर्न था, वो पैटर्न था। अब बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में कि भाई परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है भाग फर्स्ट का, वो इस प्रकार से है कि योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। इन 3 शब्दों में आपका पूरा सिलेबस जो समेटा हुआ है कुछ इस प्रकार से है कि फर्स्ट जो भाग है कै, फर्स्ट भाग के की अगर अपन बात करते हैं, ये देखिए ये जो कै है भाग, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके अंदर जो दे रखा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग, भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास। तो अपना जो पहला वाला है वो है रीजनिंग, और नॉर्मली जो मैथमेटिक्स का नॉर्मली सवाल आएंगे, और इसके अलावा भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान, राजस्थान और भारत का जो जनरल नॉलेज है वो, और समसामयिक मामले यानी करंट जीके जो आएगा वो राजस्थान का भी आएगा और भारत का भी आएगा, लेकिन आएगा अपने सूचना प्रौद्योगिकी के अराउंड ही आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र में मुख्य विकास हो रहे हैं उनसे संबंधित, और नॉर्मल बेसिक सा करंट अफेयर्स आ सकता है, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेन जो आएगा वो आएगा आपका कंप्यूटर कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करना है, मतलब कंप्यूटर को पूरा जानना पहचानना है। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। अब बात करते हैं अपन ख की। जो ख है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर सहित ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो अपने को बाहर से जितना भी ओवरव्यू है वो सभी अपने को इसमें पढ़ना है। जो ख है इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, ये इनपुट आउटपुट के अंदर हो गए इनपुट जो इनपुट देने वाले होते हैं, आउटपुट जो बाहर अपने को आउटपुट देते हैं, वो सभी पॉइंटिंग डिवाइस में जैसे माउस हो गया, पॉइंटर हो गया। स्कैनर की अब बात करते हैं, स्कैनर जो किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं उसको स्कैनर बोलते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर का और जो ऊपर से ओवरव्यू है उसका, और सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम जो है। फिर गह भाग में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, इनसे संबंधित जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनसे संबंधित अपने को इंट्रोडक्शन। वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट और सॉफ्टवेयर MS एक्सेल,
और उसके बाद में प्रेजेंटेशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, MS पावर पॉइंट, और DBMS सॉफ्टवेयर, MS एक्सेस। इस प्रकार से ये अपने सारे जो हैं MS वर्ड, एक तो MS वर्ड कंप्लीट, जो MS वर्ड जो है MS वर्ड क्या, MS ऑफिस, सॉरी, MS ऑफिस जो शूट है, शूट एप्लीकेशन है, जिसके अंदर ये चारों पाँचों सब साथ में होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, ये सभी इसी में शामिल होते हैं। तो MS ऑफिस पूरा कंप्लीट, और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का संचालन करते हैं उनसे संबंधित, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले MS जो आते हैं, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं, और इसी प्रकार से यूनिक्स है, लाइनिक्स है, ये प्राचीन जो है। अगर आईफ़ोन वगैरह की इनकी बात करें तो इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मैकओएस वगैरह, और अपने जो फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके बारे में अपने को कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में इंट्रोडक्शन, और MS ऑफिस कंप्लीट। उसके बाद गए की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिजिटल वर्सेज एनालॉग, नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। मतलब नंबर सिस्टम जितने भी डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है किस प्रकार से होता है, एनालॉग करते हैं, डिजिटल है, डेसिमल है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, नंबर सिस्टम जो है। और इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के लिए जो परिचय हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप, फाइल्स के प्रकार और उनके जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में चर्चा। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स जितने भी इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल जो हैं उनके बारे में, जैसे FTP हो गया, HTTP हो गया, ये इस प्रोटोकॉल्स हैं, उनके बारे में। लेन है, मेन है, ये नेटवर्क के प्रकार है। लेन है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वेन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, सर्च सर्विसेज इंजन्स, सर्च सर्विसेज इंजन जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया। इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेरिजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर्स जो WWW वाले, वेब पब्लिशिंग, भाई वेबसाइट्स वगैरह कैसे बनाने, कैसे पब्लिश की जाती है। क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है। HTML इंटर एक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स मतलब वाणिज्य, जो वाणिज्य है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, उससे संबंधित जो आजकल हम परचेजिंग करते हैं, जैसे जितने भी कॉमर्स वेबसाइट्स है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इनसे। सिक्योरिटी या सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस, ये सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी है। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस, वायरस से कंप्यूटर को मतलब बचाना। मॉलिसिस अटैक्स है। इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स है, जो सुरक्षा दीवार मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं। एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डाटा, ये मतलब अपने कंप्यूटर के सिस्टम के सुरक्षा से और अपने जो डाटा है उसकी सुरक्षा से संबंधित है, कि किस प्रकार से हम डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं, उनसे संबंधित इसमें चर्चा अपने को करनी है। एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, एक तो सी लैंग्वेज है। प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, जो प्रोग्रामिंग और सिद्धांत है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, उप्स, कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेज। तो इस प्रकार से अपने भाग फर्स्ट की जो लिखित परीक्षा है उसका सिलेबस इस प्रकार से है। ये सिलेबस कंप्यूटर, मेन तो कंप्यूटर से, उसके बारे में आपको सिलेबस के जो ये मुख्य जो शीर्षक दे रखे हैं, इन शीर्षक के हिसाब से आपको इनके अराउंड ही पूरा सिलेबस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं टंकण गति परीक्षा। टंकण गति परीक्षा का जो सिलेबस वो है, हिंदी और अंग्रेजी में आपको दी जाएंगी, कुछ पैराग्राफ दी जाएंगे, उस पैराग्राफ में से आपको नीचे टाइप करना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ सिलेबस का कुछ ऐसा है नहीं। तो ये अपना था दूसरा पॉइंट, जो है पाठ्यक्रम की, जो परीक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा थी वो अपने कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अंदर जो करंट अफेयर्स की बात करें तो राजस्थान और भारत का आएगा, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी और इनके अराउंड के जितना भी है वो अपने को इसमें शामिल करना। जैसे कोई नया सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है या नई कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई योजना चल रही है, तो उससे संबंधित जो करंट अफेयर्स इसमें आएंगे, ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कोई विकास हो रहा है तो उसके बारे में अपने को इसमें वही अपने को पढ़ना है, ताकि वो अपने करंट अफेयर्स के रूप में काम आ जाएगा। और रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग है इसमें। और राजस्थान और भारत का जो जनरल नॉलेज है, तो आप उसके बारे में बेसिक पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। मेन अपना इसमें रहेगा कंप्यूटर। अब बात करते हैं अपना अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला अपना तीसरा पॉइंट जो है वह है पूर्व परीक्षा। पूर्व परीक्षा पेपर, अगर बात करें पूर्व परीक्षा पेपर की, तो जो 2018 के अंदर हुआ था, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट भर्ती से संबंधित जो पेपर हुआ था, प्रीवियस पेपर, उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का IA का जो 2018 का जो भर्ती हुई थी उसका पेपर है ये IA का। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो पहला जो सवाल है वो दे रखा है, मज़ार फ़करी निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो ये आप अपने राजस्थान के जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल है। उसके बाद जो सेकंड सवाल है वो, इन निम्न में से इसरो के कौन से मिशन का लॉन्च पुनर्निर्धारित शेड्यूल किया गया।
तो ये उस समय का मतलब जब ये एग्ज़ाम होने वाला था उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से सैटेलाइट जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी सैटेलाइट उनके बारे में अपने को जानकारी रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व तीसरा सवाल जो है विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स के अनुसार भारत में राजस्थान की रैंक क्या है? भारत में राजस्थान की रैंक, तो भारत के करंट अफेयर्स में राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स जो है वो अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मतलब हम जब भारत का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें राजस्थान को ध्यान में रखते हुए अपने को भारत का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ऐसे नहीं कि भारत का करंट अफेयर किसी और राज्य से संबंधित है, वो अपने को नहीं पढ़ना, राजस्थान से संबंधित जितना हो सके राजस्थान से जो टच हो रहा भारत का करंट अफेयर्स अपने को पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। चौथा जो सवाल है, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की? पेटेंट्स जो है ये एक सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो नियम है, एक्ट है, उनसे संबंधित ही है, तो इसको तो अपने को कंप्यूटर के अंदर वहाँ पर शामिल करना ही है। अब बात कर रहे हैं पाँचवा जो सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सोल्यूशन का नाम क्या है, जो स्टार्टअप एंड वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है? तो ये उस समय का करंट अफेयर का सवाल है। इसी प्रकार से जो करंट अफेयर के सवाल आ रहे हैं आपको ध्यान में रखना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाएं। अब बात करें वर्ष 2017 के दौरान आईटी गतिविधियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डिजी फेस्ट का आयोजन निम्न में से किस शहरों में किया गया? 6 नंबर का सवाल है, ये भी उसी समय का करंट अफेयर्स का है, 2017 का, आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, राजस्थान सरकार की ईमेल सेवा का क्या नाम है जो कि यूजर्स के को ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी में बनाने की सुविधा देते हैं? तो वो है राजमेल है। तो अपने को ये भी सातों सवाल जो है राजस्थान के अंदर हैं और राजस्थान का करंट अफेयर से संबंधित ही है और सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है। इनमें से कौन सी सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रहे मिशनों की सूचना का स्रोत है? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का या सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को कब शुरू किया गया? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का सवाल है। 10वां सवाल जो है, निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है? तो ये भी अपने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो कार्य है कंप्यूटर क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे मुख्य जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के क्षेत्र में जो विकास में या कंप्यूटर से जुड़ाव के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का नाम सबसे पहले आता है। इसी प्रकार से अगला 11वां जो क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम आती है? तो ये एक कंप्यूटर का डिवाइस हो गया प्रिंटर। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, तो उसके अंदर कौन सी प्रिंटिंग, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें पूछा हुआ सवाल है कि प्रिंटिंग रिबन में काम आता है ऐसे कुछ। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि वीवीपैट क्या है? तो ये भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है कि भाई वीवीपैट क्या है। और आगे बात करते हैं अपन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी क्या है? तो लक्ष्मी के बारे में इसमें बता रखा, तो ये भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी नाम रखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में, तो ये टेक्नोलॉजी से एक जुड़ा हुआ शब्द है इसलिए इसको शामिल किया गया। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। अभी इसमें देर का दिव्यांग सारथी क्या है? तो ये भी सूचना टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई ऐप है, मोबाइल ऐप या पोर्टल जो भी है, तो लेकिन है कंप्यूटर से संबंधित, तो इसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो द्वारा PSLV-39 की मदद से श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया? तो ये सैटेलाइट संबंधित क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सैटेलाइट संबंधित क्वेश्चन इसमें कवर किए जा रहे हैं। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? तो ये करंट अफेयर्स के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा मतलब जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है कि भाई महात्मा गांधी के जो सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए थे। तो ऐसे अगर एक दो क्वेश्चन अगर नहीं भी अगर अपन कवर कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना मेन जो टॉपिक है, मेन विषय जो है वो कंप्यूटर है और करंट अफेयर्स है, तो उनके बारे में और जनरल नॉलेज के अंदर अगर कुछ छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत बड़ा है, उसको पूरा हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सब्जेक्ट विशेष पर ही कमांड रखनी पड़ेगी। जो मुख्य अपना सब्जेक्ट विशेष है वो कंप्यूटर। उसके बाद अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 18वां, AB डिविलियर्स का सबसे तेज 8000 ODI रन बनाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स रन होगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। और निम्न में से किस पुस्तक में रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं? तो मुंशी प्रेमचंद के संबंधित हैं, तो ये भी एक जनरल नॉलेज का सवाल है। तो इस प्रकार से जो राइटर्स के नाम आ रहे हैं उनकी पुस्तक का नाम कर, जैसे महात्मा गांधी का आ गया, मुंशी प्रेमचंद का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो जनरल नॉलेज के अंदर जो पुस्तकें हैं और उनके राइटर्स हैं उनके बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये भी एक जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम मेट्रो प्रणाली, तो ये जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसके बाद है बूटिंग अनुदेशित संग्रहित होते हैं, तो ये चीज़ जो है कंप्यूटर से संबंधित है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है उसे कहते हैं। तो ये भी अपना जो है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है उसको। फिर अगला आता है 24 नंबर क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग चक्र किससे बना है? इनपुट आउटपुट चक्र, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग चक्र है, इनपुट आउटपुट एवं प्रोसेसिंग चक्र है। इस प्रकार से
ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रोसेस्ड डेटा एंड वे इंफॉर्मेशन से निष्कर्ष जो निकालते हैं वह हैं। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी अपने कंप्यूटर से जुड़ा है। एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती हैं, ये भी कंप्यूटर से हैं। MS एक्सेस में डेटाबेस में किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? तो ये अपने MS ऑफिस का जो MS एक्सेस है उससे संबंधित क्वेश्चन हो गया एक्सटेंशन के बारे में। PDF इज एक्रोनोम फॉर, PDF का लघु रूप क्या है, मतलब जो अपना उसका हिंदी में क्या नाम है या जो भी नाम उसके अंदर पूछ रखा है तो वो है। उसके बाद जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो है लेयर ओपन सिस्टम इंटरेक्शन OSI मॉडल की पहली लेयर है। तो ये भी अपने कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है? तो व्यावसायिक वेब ब्राउजर, ये ब्राउजर के बारे में उसमें पूछ रखा है। अपने वेब ब्राउजर जितने भी है उसके बारे में उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है, वो टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो ये सारा अपने को कवर कर लेना। लेकिन किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वेब ब्राउजर के संबंधित वो अपने को ध्यान में रखना है। और ये 31 क्वेश्चन जो है IPv6 एड्रेस का साइज़ क्या होता है, तो ये भी इस प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है, तो ये भी अपने को प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर के जो प्रोटोकॉल होते हैं, नेटवर्क और सूचना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में। 33 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में देखी गई वेबसाइट और वेब पेजों को दर्शाता है। तो ये भी कंप्यूटर से संबंधित अपने नेटवर्क से या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद 34 नंबर, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त और इस्तेमाल करने के लिए वह उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, कहलाती है। तो ये भी अपने सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से संबंधित, नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद आता है इथरनेट किसका अलग नाम है, ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। इथरनेट की सामान्य गति होती है, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। यदि आप लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाती, ये भी कम नेटवर्क और सूचना और वेब ब्राउज़र वगैरह इनसे संबंधित कंप्यूटर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कंटेनर टैग है, तो ये भी भाषाओं से संबंधित कुछ जो भाषाएं हैं लैंग्वेज वगैरह उनसे संबंधित क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जो भाषाओं से संबंधित। एंकर टैग हाइपरलिंक को दिखाने में कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है, तो ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। एक GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज में अंतस्थापित छोटे प्रोग्राम कहते हैं, तो ये भी अपना कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है, तो ये इंटरनेट से जो है उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग कहते हैं, ये भी अपना कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL किस अंदर, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है, ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। और ये अपने कौन सा G2C सर्विस सेवा का उदाहरण नहीं है G2C, ये जो है मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या कस्टमर जो है सिस्टम होता है, ये अपने ई-कॉमर्स से संबंधित हैं, जो साइट्स होती हैं उनसे संबंधित। EFT स्टैंड फॉर EFT होता है, तो ये भी अपने कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप में पुनरावृत्ति नहीं करता है, तो ये भी अपना क्या है वायरस वगैरह इनसे संबंधित, वायरस है इनसे संबंधित क्वेश्चन है और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML का के साथ प्रयोग किया जाता है, ये भी कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन नहीं है जो सर्च इंजन इनमें से नहीं है वो है विंडोज़। गूगल अपना सर्च इंजन है, बिंगो है, याहू अपना सर्च इंजन है। सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रदर्शित करती है, ये भी कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं जिसे कहते हैं, ये भी अपना कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है, तो ये भी अपना कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। वह स्टेटमेंट जो अपने आप में डेटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है कहलाता है, ये भी अपने कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। किसी डेटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फेल्योर के पहले की स्थिति में रिस्टोर कहलाता है, ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज़ सिमुलेशन की श्रेणी में अंतर्गत आते हैं, ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये सभी लगभग अपने जो है, क्योंकि मुख्य जो टॉपिक है वो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो है सारी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। इस तरह से आपको ये PDF जो है हमारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा, वहाँ पर जाकर आप ये पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस हद तक जो अपना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी गहराई तक, उसका ध्यान में रखते हुए इस पेपर को एक बार देखना जरूर है। फिर इसी के आधार पर अपने को अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से रहने वाला है अपना पूरा पेपर, ये देख सकते हैं। आसान भी है, हार्ड भी है कुछ क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, सारा मतलब कंबाइंड इसके अंदर बनाया गया है। अब देख सकते हैं इसमें कितने टोटल क्वेश्चन है। नीचे चलते हैं अपन सबसे नीचे, तो इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन है। ये अपने रीजनिंग वगैरह के इनके क्वेश्चन है, इस प्रकार से कुछ रीजनिंग के और मेंटल एबिलिटी वगैरह के इनके क्वेश्चन हैं, ये देखिए।
ये इस प्रकार से रीजनिंग के कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ये रीजनिंग वाले तो आप सारे कर सकते हो अगर आपने अच्छे से अगर रीजनिंग की तैयारी की। और कथन और निष्कर्ष वाले ये भी सवाल दे रखे इसमें, स्टेटमेंट वाले। बाकी जो है ये वापस कंप्यूटर से संबंधित आगे, ये देखिए वापस ये कंप्यूटर से संबंधित है, मतलब कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के भी हैं, बाकी सारे सारे कंप्यूटर में। तो मुख्य जो सब्जेक्ट अपना रहने वाला कंप्यूटर है, उसके साथ में आपको राजस्थान और भारत का करंट अफेयर्स, भारत का करंट अफेयर्स लेकिन राजस्थान के अराउंड है, और राजस्थान और भारत का मतलब जानकारी है, जो नॉलेज जनरल नॉलेज है, बेसिक बुक्स वगैरह का भी इसमें पूछ सका, तो आप कुछ राइटर्स और बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें अपन, रीजनिंग वगैरह हो गई, और मेन जो अपना मुख्य सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर के बारे में अपने को जो डिटेल में जो टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक के हिसाब से एक एक टॉपिक को लेकर पूरी तैयारी करनी है। ये अपना सिलेबस था। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 कि परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है। अब अपना पॉइंट नंबर 4 है कि परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से। तो अब हमने सिलेबस देख लिया परीक्षा का कि किस प्रकार से परीक्षा का सिलेबस है, किस प्रकार से परीक्षा की स्कीम है, तो कि किस प्रकार से कितना घंटा पढ़ें और कितने दिन पढ़ें, तो ये जो अपना है वो अपन चर्चा करते हैं। अपनी जो परीक्षा होने वाली है वो मंथ दे रखा है जुलाई 2023। कब दे रखा है? जुलाई 2023। और आज जब वीडियो जो बन रहा है वो चल रहा है मार्च के अंदर। आज तारीख हो जाएगी 8 या 9 तारीख है, तो 8 या 9 तारीख मार्च, मतलब मार्च के आपके पास अभी 20 दिन पड़े हैं। मार्च के 20 दिन, उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 से ज़्यादा आपके पास महीने हैं। तो इन 4 महीनों में आप अच्छे से अपनी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको निरंतर तैयारी करनी है। तो कुछ बिंदु जो है हम बात करते हैं। सबसे पहला जो रहेगा कि आपको रेगुलर तैयारी करनी है। किस प्रकार से करनी है? रेगुलर, नियमित तैयारी करनी है। ऐसे नहीं ब्रेक डाउन कर दो, आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 5 घंटे पढ़ लिया, बीच में 3 दिन नहीं पढ़े, ऐसे नहीं करना है। जितना पढ़ो रेगुलर, नियमित पढ़ो। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि रेगुलर आपको नियमित तैयारी करनी है। हफ्ते के लास्ट दिन आपको जितना एक हफ्ते में आपने पढ़ा है उसका रिवीजन। सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपकी पढ़ाई का कोई सार नहीं है। आपने रिवीजन समय समय पर अपने को करना है, रिवीजन करते रहना। तो पहला रेगुलर, फिर दूसरा रिवीजन, ये दो चीज़ें। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो घंटों का इसमें कोई निश्चित नहीं है। आपको जितना समय दिन में, जितना समय एक दिन में, जितना 24 घंटे में आपको जितना समय आप अपनी पढ़ाई को दे सको, उतने आपको मैक्सिमम देने हैं। मैक्सिमम समय आपको सिर्फ पढ़ाई को ही देना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। वरना आपको सिलेक्शन नहीं लेना है तो आपको इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 2 घंटे 4 घंटे आप जितने चाहो पढ़ सकते हो, मैक्सिमम समय। और किस प्रकार से पढ़ना है वो भी हम आगे बात करेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेटिव मिला तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरह से आगे हम आपके लिए और जानकारी से लेके आएंगे जो आपके लिए भविष्य में उपयोगी साबित होगी और आपके लिए सफलता का रास्ता खोलेगी। तो मैक्सिमम जितने घंटे आप तैयारी कर सकते हो उतनी तैयारी करनी है। सुबह से शुरू होकर रात तक। सोने के समय में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नींद आपको 7 घंटे 8 घंटे की लेनी ही लेनी है। 7 घंटे 8 घंटे की जो आपकी नींद है वो लेनी है। चाहे 7 घंटे ले लो, चाहे 8 घंटे ले लो, ये मिनिमम अपने को लेनी ही लेनी है इतनी नींद। तो सुबह आप जब 6 बजे से उठो या 7 बजे से, जैसे ही आपका शेड्यूल चालू होता है, सुबह से लगाकर शाम तक, और बीच में जो अपनी डेली रूटीन की जो ये क्रियाएं हैं वो आप अपना समय निकाल कर उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे खाना पीना हो गया, नहाना हो गया, और भी कोई छोटा मोटा मनोरंजन का है, और मनोरंजन भी साथ में कर सकते हो। फ़ोन को कम से कम यूज़ में लेना है। फ़ोन को क्या करना है? कम से कम। मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही कम प्रयोग करना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही। उससे 1% भी ज़्यादा आपको फ़ोन का प्रयोग नहीं करना है। अब कि कैसे पढ़ें, बुक्स से पढ़ें या किसी कोचिंग का कोर्स लें, तो जिन्होंने पूर्व की कई भर्ती परीक्षाओं में अगर अपनी तैयारी आजमाई है या एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं तो उनको तो जानकारी है कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो वो अपनी बुक से भी कर सकते हैं, बुक्स ला के भी कर सकते हैं। उनको किसी गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेश जो कैंडिडेट हैं, जो फ्रेश हैं, कि जिनकी पहली भर्ती है या जिन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए यही रहेगा कि आप है ना एक किसी भी कोचिंग का कोर्स ले लो, कोई भी कोचिंग का कोर्स ले लो, और उसके साथ में कुछ बुक्स लेके आ जाओ। तो पहले अपने को कोचिंग से करना है और कोचिंग के साथ साथ में चलना है। कोचिंग से आगे भागने की कोशिश नहीं करनी, ना पीछे रहना है। पीछे रहोगे तो क्लासेस का बर्डन बढ़ जाएगा, और क्लासेस का बर्डन बढ़ जाएगा, आप कंप्लीट कर नहीं पाओगे, उनके साथ नहीं चल पाओगे। तो अपने को पहले बेसिक्स जो है कोचिंग की क्लासेस कंप्लीट करके अपने को एक बार सिलेबस अपने को तैयार करना है अपना पूरा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कम है और समय अपने पास है तो आप कोई दूसरी गाइड ले लो और रिवीजन करते हुए, यानी टॉपिक वाइज ही चलना है। टॉपिक वाइज आपने वो रिवीजन करते हुए
टॉपिक वाइज अपने रिवीजन करते हुए जो अपने पास जो बुक्स है उन बुक्स से एक्स्ट्रा मटेरियल को उसमें ऐड करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, और जितना ज़्यादा हो सकेगा रिवीजन करते जाएंगे। मेन मुख्य जो है वो है रिवीजन। इस प्रकार से आपको समय को अपने बांधना है और इसी तरह निरंतर करते रहना है। जब कभी 15-20 दिन, महीना, एक बीच में आप 1 दिन या रेस्ट ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप रेस्ट नहीं लेनी है। बाकी नियमित आपको पढ़ाई करनी है। जो सारे प्रोग्राम्स हैं अपने को उनको एक साइड रखना है। 4 महीने आप अच्छी तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से हो गया कि भाई कोचिंग का कोर्स आप ले सकते हो, उसके साथ में बुक्स भी साथ में ले सकते हो। अगर किसी को अच्छा नॉलेज है, वो स्वयं अपने आप को सेल्फ गाइड कर सकता है, या जिसको पहले से पूर्व अनुभव है भर्तियों को, वो अपने कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बुक्स लाके और टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक दे रखे हैं वो कर सकते हैं। अब किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि आज राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, पहले राजस्थान जी के कर लेंगे फिर हम कंप्यूटर कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो सभी सब्जेक्ट को अपने को साथ में पढ़ना है। जैसे डेली रूटीन के अंदर रीजनिंग पढ़नी है आपको, ठीक है। रीजनिंग पढ़ोगे, रीजनिंग के साथ में जीके, जीके के साथ में, यानी एक जो पहला सब्जेक्ट हो जाएगा रीजनिंग हो जाएगा, दूसरा जीके हो जाएगा, और फिर कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर में भी आप चाहो तो कंप्यूटर को भी बांट सकते हो। कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक्स, कंप्यूटर को भी 2-3 सब्जेक्टों में बांट कर आप तैयार कर सकते हो। और वरना अगर एक टॉपिक के हिसाब से तो कंप्यूटर को, जैसे कंप्यूटर को अधिकतम समय देना है, ज़्यादा समय, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस लंबा है तो कंप्यूटर को अधिकतम समय देना है। और जैसे जीके 2 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे जीके पढ़ लिया, 2 घंटे वापस रिवीजन कर लिया, इस प्रकार से। और 2 घंटे रीजनिंग पढ़ ली, या 1 घंटा रीजनिंग पढ़ ली, 1 घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली, इस प्रकार से। ये 3-4 सब्जेक्ट आपको इसी प्रकार से। और करंट अफेयर्स आपको डेली में पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको डीप में नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक पढ़ना है। ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई डीप का नहीं आता। आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी है और ध्यान रखना है कि भाई आसपास में अपने क्या चल रहा है इन दिनों में, और वो थोड़ा दिमाग में रखोगे तो अपना हो जाएगा। ज़्यादा इनमें कुछ रट्टा मारने की या ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स के अंदर। डेली आप रेगुलर पढ़ोगे तो अपना करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। 4 महीने के अंदर जो पुराना, नया या वर्तमान में जो चल रहा है, सारी चीज़ें अपने कंप्लीट हो जाएगी। और सारी की सारी अपने को कंप्यूटर के अराउंड ही पढ़नी है। सूचना प्रौद्योगिकी जो IT है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़नी है। तो इस प्रकार से आपको पूरी तैयारी करनी है। अगर आप इस प्रकार से अगर तैयारी करते हो या इस जो रूटीन को फॉलो करते हो, तो आपको 100% कोई नहीं रोक सकता। आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी। आप मुझसे मिल लेना। अगर अगर आप मेरी जो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो उसके लिए मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको इसको ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से फॉलो करना, वरना आप टाइम वेस्ट नहीं करें, अपना जो भी है कुछ और काम कर लें। अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो इसी के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है। घर वालों का भी जो जो उम्मीदें हैं आपसे, वो भी पूरी की जा सकती है। तो इसी तरह से आप पढ़ोगे तो आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। पढ़ाई का स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से करना है। घंटे कोई निश्चित नहीं है, और कोई इसका कोई विशेष पैटर्न नहीं है। जिनको जिनको अगर अपने मतलब बुक से डायरेक्ट समझ में आ रहा है वो बुक से पढ़ सकते हैं, और जिनको बुक से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनको बुक से समझ में नहीं आएगा, तो उनको एक कोचिंग का कोर्स ले लेना है। और कोई भी कोचिंग का कोर्स ले लो, उसके अंदर आपको बेसिक जो आपको पढ़ाते जाएंगे, आप समझते जाओ, पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, और नोट्स बना के तैयार कर लो, और उनका बार बार रिवीजन करते रहो। हफ्ते के एंड में एक बार रिवीजन करो, मतलब 7वें दिन, हर 7वें दिन आप रिवीजन करो। अगर रिवीजन करते हो, आप मुझसे मिल लेना 15 दिन बाद में, 1 महीने बाद में, कि आप अपना जो रिजल्ट है, जितना पढ़ा है उसमें 99% आपका रिजल्ट निकलेगा। इस प्रकार से ये हो गया। और टॉपिक के हिसाब से चलना है, और सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। ऐसे नहीं है कि हम शुरू के 15 दिन में जीके पढ़ लूँगा, उसके बाद 15 दिन करंट अफेयर्स पढ़ लूँगा, उसके 15 दिन बाद कंप्यूटर, ऐसे नहीं करना है। सारे टॉपिक्स एक ही दिन, क्योंकि बोरियत नहीं आएगी। जिससे कि आप टॉपिक चेंज करते, मतलब सब्जेक्ट चेंज करते रहोगे ना, तो बोरियत नहीं आएगी। पहले 1-2 घंटे ये टॉपिक पढ़ लिया, ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, 2 घंटे बाद में वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो इस प्रकार से आपको बोरियत भी नहीं आएगी और इंटरेस्टिंग बनता जाएगा, और साथ साथ में सारी तैयारी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको पूरा सिलेबस करना है। 4 महीने कंटिन्यूसली सारे अपनी जो जो ऐसी अदर एक्टिविटीज़ है उनको छोड़ना है। और समय जितना पढ़ सकते हो एक दिन में उतना पढ़ना है। चाहे 8 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे पढ़ सकते हो, मिनिमम है 7 घंटे से, मिनिमम है 7 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। 7 घंटे मिनिमम है, 7 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ना है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जितने पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका सिलेबस हो जाएगा। जब सिलेबस हो जाता है तो उसके बाद में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन हो जाता है, उसके बाद में अगर कोई प्रैक्टिस टेस्ट या टेस्ट सीरीज आप देना चाहो तो दे सकते हो। और मेन जो है कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देख लो, जब आपका सारा काम हो जाए। पहले आपको अदर चीज़ों में ध्यान नहीं देना, सिर्फ सिलेबस पे ही फोकस करना है। इस प्रकार से ये आइए कि जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के हमारे चर्चा के बिंदु थे, वो आज हमने इस पर बात की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे से तैयारी करें, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।